नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष जो श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूं वो उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण ये श्रृंखला रहने वाली है जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दी जा रही है, वो भी कला विषय के अंतर्गत। आज उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए मैं कला विषय से संबंधित ये सिलेबस लेके उपस्थित हुआ हूँ कि इस सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। बहुत से अभ्यर्थियों के बार बार मुझे फ़ोन आ रहे थे या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया जा रहा था कि सर सिलेबस के बारे में बता दीजिए। तो मैं आप लोगों के समक्ष कला विषय का संपूर्ण सिलेबस लेके आया हूँ कि आप लोगों का कहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ये तमाम चीज़ें इस श्रृंखला के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। उससे पूर्व आप लोगों को ये समझना आवश्यक होगा कि हमारा जो परीक्षा का पैटर्न है वो किस प्रकार से, हमें वो समझना अत्यंत आवश्यक है। आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि जो हमारा जो नोटिफिकेशन जो निकला था जिस तिथि को, वो आपके 9 जून 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और जो इस फॉर्म को फिलअप करने की जो तिथि थी, प्रारंभ तिथि, वो भी 9 जून से ही ये फॉर्म फिलअप करना शुरू हो गए थे। और जो लास्ट डेट इसकी रहेगी इस फॉर्म की, जिसमें रजिस्ट्रेशन इत्यादि आप करोगे, फाइनल इस फॉर्म को फिलअप करोगे, तो वो देखोगे आप दोस्तों यहाँ पर 3 जुलाई तक आपके ये फॉर्म फिलअप होंगे। और अगर यदि मैं बात करूं, अगर इसमें जो लास्ट पेमेंट जो फीस सबमिट करोगे आप लोग, इसमें ये 3 जुलाई तक आपकी जो फॉर्म की फीस है वो सबमिट हो जानी चाहिए। अगर यदि मैं बात कहूं दोस्तों, जो एप्लीकेशन कंप्लीट रूप में या इसमें कहीं पर करेक्शन हो गया या कहीं पर कुछ है, वो आप लोग 3 जुलाई तक ही इस तमाम प्रोसीजर को कर और जिसमें आप फॉर्म फिलअप करोगे उसमें सही तरीके से इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। अब देखिए, इस एग्ज़ाम की जो तिथि जो घोषित होगी, एक्सपेक्टेड जो डेट इसमें दी गई है, वो आपके सितंबर माह में आपकी परीक्षा आयोजित हो जाएगी। ये लेके चलिए, आपके पास बहुत कम समय है इस परीक्षा को करेक्ट करने के लिए। क्योंकि अगर हम इस ड्राइंग सब्जेक्ट का यदि हम सिलेबस देखो, वो भवसागर के तरह है, जहाँ पर आपको डिटेलिंग से अभी से आपको जो 24 घंटों में से आपको 18 घंटे इस परीक्षा के लिए यदि आप दोगे, तब जाके आपका इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा। यदि आप इस स्तर की अगर तैयारी नहीं करोगे तो आप एक टीचर बनने का सपना कदापि ना रखें, उसे गिव अप कर दीजिएगा, मत देखिए। जो अभ्यर्थी अपने 12 से 15 घंटा इस परीक्षा के लिए यदि नहीं देगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आइए जानते हैं जो इस सिलेबस का, जो टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस का किस प्रकार से इस एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। देखिए, यूपीएससी एसएसबी जो टीजीटी एग्ज़ाम पैटर्न इनके द्वारा दिया गया है। देखिए दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि पहले हमें पेपर की तैयारी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो परीक्षा का जो पैटर्न होगा वो किस प्रकार के होगा। देखो, यहाँ पर स्पष्ट रूप में लिखा गया है। देखिए, परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस श्रृंखला के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, परीक्षा क्या होगी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें आएंगे। अगर हम टोटल क्वेश्चन की यदि बात करें, इसमें इस पेपर के अंतर्गत टोटल कितने क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 125 प्रश्न इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आएंगे, जिसके अंतर्गत आप देखोगे दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक प्रदान होंगे। और यदि हम पेपर की यदि बात करें, कुल पेपर कितने नंबर का होगा, तो ये 500 नंबर का कुल आपका ये प्रश्न पत्र और टोटल होगा। अगर हम शिक्षा मित्रों की यदि बात करें दोस्तों, जो शिक्षा मित्रों को यहाँ पर 465 अंक का यहाँ पर क्या होगा, शिक्षा मित्रों के लिए होगा। यदि जो फ्रेश है, जो शिक्षा मित्र नहीं है, उनका जो टोटल रहेगा वो आपके 500 नंबर का ये रहेगा। और देखिए, ये जो समय अवधि रहेगी इस परीक्षा का, ये 2 घंटे का ये होगा। ठीक है, और एक इसमें बहुत अच्छी बात यहाँ पर इस बार दी गई है, या कहें बहुत अच्छा यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर नकारात्मक अंक या कहें नेगेटिव मार्किंग विल बी 1/4 मार्क्स यहाँ पर आपके नहीं कटेंगे। यहाँ पर नकारात्मक अंक यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। यदि आपके एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो उस एवरेज में क्या होता था, आपका 1/4 आपका ये क्या हो जाता, आपका नंबर कट जाता था। अब इस समय देखिए, इसमें नकारात्मक अंक यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी कदापि नहीं होगी, ये लेके चलिएगा। ठीक है, अब देखते हैं परीक्षा का जो पैटर्न है
वो पैटर्न को हम थोड़ा समझ लेते हैं सिलेबस को शुरू करने से पूरा। देखिए दोस्तों, पीजीटी का यदि हम कहें किस प्रकार से इसका पैटर्न रहेगा, देखिए अगर हम लिखित परीक्षा की यदि बात करें, यहाँ पर 425 अंकों की ये परीक्षा होगी, जिसमें 125 अंकों की ये टोटल परीक्षा होगी। अब इसमें 50 नंबरों का यहाँ पर क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पर 50 अंक से आपका इंटरव्यू मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे और वेटेज जो दिए जाएंगे, अगर 25 नंबर के यहाँ पर वेटेज दिए जाएंगे। ये तमाम चीज़ें हमें इसलिए समझना होगा कि हमें उस हिसाब से तैयारी करनी होगी कि हमें कहाँ पर अपना समय अधिक देना है। परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार से है, कितना नंबर का एक क्वेश्चन होगा, कितने एक नंबर के लिए एक प्रश्न के जो प्रश्न होगा उसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, तमाम चीज़ें हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक, मेन जो टॉपिक है वो है आपके ड्राइंग सब्जेक्ट का सिलेबस। ये रहेगा तो पहला बिंदु रहेगा क्या क्या इसके अंतर्गत आएंगे, मैं सिलेबस आपके सामने प्रारंभ करने जा रहा हूँ। देखिए, भारत के प्रागैतिहासिक काल के केंद्रों की यदि हम बात करें, भारत के अंतर्गत जितने भी प्रागैतिहासिक कला केंद्र प्राप्त हुए हैं वहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही, 1-2 नंबर के क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए, भारत का सबसे पहले भारत के प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो कला केंद्रों का जो निर्माण हुआ, कला केंद्र कौन कौन से हैं, उन तमाम कला केंद्रों को हमें देखना होगा, उनको डीपली पढ़ना होगा। उससे हमारे कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं छूटेंगे। यदि आप डीपली पढ़ोगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन या कहें हम कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। देखिए, ये जो टीजीटी पीजीटी के आधार पर कला केंद्रों को कवर करने के लिए मैंने ये बनाया हुआ है। देखिए, इसमें आपका पहला मिर्जापुर, भीमबेटका और रायगढ़। देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि किस राज्य में, किस प्रदेश में, किस स्थान पर मिर्जापुर स्थित है, भीमबेटका स्थित है, रायगढ़ है, या बांद्रा है, या फिर कहें पंचमढ़ी स्थित है, या कहें होशंगाबाद स्थित है। ये जो तमाम चीज़ें जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ये वो केंद्र हैं जहाँ पर हमें पहली दफे प्रागैतिहासिक काल के मानवों द्वारा किस प्रकार से ललित कलाओं को, चित्रकलाओं को अपने माध्यम से उकेरा गया था, किस प्रकार से उनमें एक मैसेज कन्वे किया गया था कि आने वाली जो समय है या कहीं हमारा जो जनरेशन है, कहीं ना कहीं हम उन जो हमें जो साक्ष्य मिले हैं, जो हमें ड्राइंग इत्यादि जो गुफाओं के अंतर्गत जो मिली हैं, जो कलाएं मिली हैं, हम उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रागैतिहासिक एशियन पीरियड में हमारे जो पूर्वज थे वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, किस प्रकार से कला के क्षेत्र में वो अग्रणी आगे थे, किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया। ये तमाम चीज़ें आपको जब ये गुफाओं के बारे में पढ़ोगे, जो ये तमाम चीज़ें दी गई हैं, होशंगाबाद कहाँ स्थित है, इसमें कौन कौन सी गुफाएं हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु यदि मैं बात करूं जो इसमें मैंने अभी मेंशन नहीं किया है, अगर आप देखोगे दोस्तों, आप जो एक तो पंचमढ़ी, होशंगाबाद और मिर्जापुर और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है, ये स्थिति, ये इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। जो सर्वाधिक जो क्वेश्चन बनते हैं वो अजंता की गुफाओं से बनते हैं कि अजंता की गुफाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। आप इस अजंता की गुफाओं को यदि आपने डिटेल में पढ़ना है, देखिए आप एनसीईआरटी से रिलेटेड बुक से खरीद लीजिए, कक्षा 11 और 12 की ड्राइंग एंड पेंटिंग की आप एक किताब खरीद लीजिएगा। यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक समझाया गया है। यदि मैं कहूँ, आपके जो कला के जो तत्व होते हैं, 5 प्रकार, ललित कलाएं कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, जो ललित कला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, ये जो हैं इनके अंदर उसमें डिटेल में दिया गया है कहाँ पर कौन सी मूर्ति विराजमान है, कहाँ पर कौन सी चीज़ें। देखिए, अजंता के बारे में इसलिए कह रहा हूँ कि अजंता से कहीं दफे आप अगर पिछले वर्ष के पेपर उठा के देखोगे तो अजंता से सर्वाधिक क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए। देखिए, इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं, किस समय गुफाएं बनी, किस राजा ने बनाई थी, किसके द्वारा इस गुफाओं की खोज की गई, इन गुफाओं में जो सर्वाधिक पहले दफ़े जो पेंटिंग बनाई गई थी वो किस संग्रहालय में रखी गई थी, ये भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है, अजंता की गुफाएं किस स्थान पर है, कहाँ कौन सी इसकी पहले में जो नदी प्रवाहित होती है, तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं। आप पॉइंट टू पॉइंट, आप वन लाइनर क्वेश्चन को भी हाथ मत लगाइएगा बिल्कुल भी। आप यदि मैं बात कहूँ, जो आपके ऑप्शनल वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको बिल्कुल भी मत देखिएगा, सिर्फ आप डिटेल में पढ़िएगा। डीपली यदि पढ़ोगे तब जाके आपका ये जो पेपर है वो क्रैक होगा। ठीक है,
अब बात करता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा पॉइंट दोस्तों इसे नोट करने वाली बात है, आप मेरे साथ इसे बनाते हुए देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता की यदि हम बात करें, इसमें हड़प्पा सभ्यता की कला और मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी, उस सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि आप कक्षा 11 की ड्राइंग एंड पेंटिंग की किताब खरीद लीजिएगा, वहां पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। और यदि मैं बात कहूं, आप सोचोगे भैया हम सिंधु घाटी सभ्यता को हम कहीं और से हिस्ट्री से पढ़ लेंगे। देखिए, हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता को किस नजरिए से देखा, वो पुरातात्विक आधार पर उसे हमने वर्णन किया गया। अब हम जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो हम यहाँ पर सिर्फ कलाओं से संबंधित चीजों का अध्ययन करते हैं कि कला सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी कला उसमें विद्यमान थी, कौन कौन सी चीजें यहाँ पर बनाई जाती, कौन से कलरों का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा था, कौन से चीजें मनुष्य द्वारा बनाई जा रही थी। यहाँ पर देखो, ललित कला के बारे में भी बात करेंगे, मूर्ति कला के बारे में भी बात करेंगे, स्थापत्य कला के बारे में। ये तमाम चीजें इस सभ्यता के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगी। सर्वप्रथम पहले हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब हुई, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान पर है, हड़प्पा कौन से स्थान पर है, हड़प्पा वर्तमान समय में किस राज्य के अंतर्गत, कौन से प्रदेश की, कौन से कंट्री के अंतर्गत आता है, ये तमाम चीजें। मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी, इसमें कौन कौन सी चीजें, जब ये पुरातत्व विभाग द्वारा जब इसकी खुदाई की गई थी, तब इसमें कौन कौन सी चीजों का समावेशी रूप से हमें देखने को मिला, क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत से हमें प्राप्त हुई, कौन सी मूर्तियां प्राप्त हुई, कौन से बर्तन प्राप्त हुए, कौन से ऐसे चीजें प्राप्त हुई, जिससे कि हमें ये लगता है कि उस समय का जो मनुष्य था, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, तो उस समय वो जो कला के प्रति उसका समर्पण, उसका भाव किस प्रकार से, तमाम चीजें वहां पर आ जाती हैं। समटाइम क्वेश्चन क्या बनेगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की और हड़प्पा सभ्यता को खोजने का श्रेय सर्वप्रथम कब जाता है, किस सन में इसको खोजा गया था, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर पूछी जाती हैं। विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों के समक्ष पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट वाले जो सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। अब बात जोगीमारा, पहला पॉइंट, ठीक है। जो भित्ति चित्रों की यदि हम बात करें, जोगीमारा, अजंता, बाग, एलोरा, बादामी और संतवासला, जो ये तमाम जो गुफाएं मैंने आपके लोगों के समक्ष जो पढ़ के सुनाई, इन गुफाओं के अंतर्गत हमें भित्ति चित्र का क्या मिला, साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ पर अगर हम जोगीमारा गुफाओं की बात करें तो यहाँ पर जोगीमारा गुफाओं के अंदर भित्ति चित्रण प्राप्त हुए हैं। अजंता के अंदर भी भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं, दीवारों पर बनाया गया जो चित्र होता है। एक कहने का मतलब भित्ति की यदि हम बात करें, भीतर एक शब्द आ रहा है, भित्ति मतलब भीतर, भीतर निर्मित किए गए उन चित्रों को भित्ति चित्र कहते हैं। देखिए, अजंता बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप अजंता को अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो आपको भित्ति चित्रों को किस प्रकार से बनाया जाता है, भित्ति चित्रों को जब दीवार पर इनको चित्रांकन किया जाता था तो भित्ति को बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग होता था। गोबर का है या भूसे का भूसा होता है, उसमें प्राकृतिक गोंद होता है, उसमें जो उड़द की दाल होती है उसको पीस के बनाए जाते हैं और उसमें दूध मिलाया जाता है। ये तमाम चीज़ें बनाने के बाद जब इसको भित्ति जब लगाया जाता है दीवारों पर, तो इस पे जब ये गीली होती दीवार तो इसमें भित्ति चित्रण किया जाता था। और इस प्रकार से तमाम चीज़ें हमें, अगर हम भित्ति चित्रों की बात करें तो इन गुफाओं के अंतर्गत हमें क्या मिला है, भित्ति चित्र इत्यादि ये मिला है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यदि मैं बात करूं, इसमें आपके ज़्यादा क्वेश्चन आपके अजंता से बनेंगे, एलोरा से बनेंगे, बादामी गुफा से उतना नहीं बनेगा। संतवासला की गुफाएं कहाँ स्थित है, कभी क्वेश्चन बन जाएगा। जोगीमारा गुफाओं के अंतर्गत कौन सी चीज़ें हमें प्राप्त हुई थी, ये तमाम चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। अब भारतीय लघु चित्रकला की बात करें तो लघु चित्र किसे कहते हैं, पहले तो आपको ये समझना अत्यंत आवश्यक होगा। देखिए, लघु चित्र छोटे छोटे चित्रों का वह समूह जो एक प्रकार से समावेशित रूप का एक परिदर्पण का रूप अगर संजो कर प्रस्तुत करता है, उसे क्या कहते हैं, लघु चित्र। छोटे छोटे चित्रों से मिलकर क्या बनते हैं, लघु चित्र बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लघु चित्रों के अंतर्गत जैन शैली के अंतर्गत सारथी लघु चित्र बने हैं। पाल शैली के अंतर्गत जो पाल राजाएं हुए थे उस समय लघु चित्रों को बनने की परंपरा कैसे, जो चित्र बनने की परंपरा किस प्रकार की थी। अभ्यंग शैली के अंतर्गत पहले सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि भैया लघु चित्र सर्वप्रथम कब और कहाँ पर बनने, किस प्रकार से इन चित्रों को बनाने की
कार्यशैली थी, किस प्रकार से इन चित्रों को समाज के सामने ये आईने पर आए और इनको बनाने की कला किस प्रकार से, इससे पूर्व जो भित्ति चित्र बनते थे या लघु चित्र बनते थे किस प्रकार से। देखिए जो छोटे छोटे ग्रंथ जिसमें हमारे बने थे, जैसे जैन शैली के जो ग्रंथ हैं, ठीक है, आप देखोगे पाल शैली के अंतर्गत देखोगे, अभ्रंग शैली के अंदर पहले ताड़पत्र पे बनाए जाते थे, ठीक है, फिर ताम्र पत्र पे बनाए जाते थे, फिर कागज पे बनाए जाते थे, ठीक है। ये जो तमाम चीजें हैं ये जो लघु चित्रों का एक समावेशित रूप यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे अभ्रंग शैली की यदि हम बात करें तो अभ्रंग शैली के अंतर्गत भी छोटे छोटे चित्र बने हैं, जैसे कागज पर या भित्ति पर या फिर आपके धरातल पर या कहीं पे ताम्र पत्र पर या ताड़ पत्र पर या इत्यादि तमाम चीज़ें बनी हैं। फिर कागज़ का आविष्कार हुआ तो उसमें ये चीज़ें बननी शुरू हुई थी। फिर उन कागज़ का जब आविष्कार हुआ था तो किस प्रकार से छोटे छोटे चित्रों को एक 4 साइज में या एक छोटे से कागज़ पर उसको हम किस प्रकार से चित्रों को उकेरना है, उसमें जो ग्रंथों की जो रचना हुई थी, ग्रंथों की रचना के अंतर्गत जो ये चित्रों को किस प्रकार से लघु चित्रों को बनाया जाता था। देखिए अगर हम बात करें जो अभ्रंग शैली के अंतर्गत, जैन शैली के अंतर्गत, पाल शैली के अंतर्गत, तो यहाँ पर जो पौराणिक जो गाथाएं हैं, यदि हम पौराणिक काल्पनिक कथाओं के बारे में बात करें, यदि हम जो ग्रंथ हैं जो इन पे जो लिपि लिखी गई है, जो इनको बनाया गया है, ये भी आपके लघु चित्रकला के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं जैसे जैसे कला का विकास होता रहा, जब लघु चित्रों के बाद धीरे धीरे जिस प्रकार से कला अपने पैर पसारते रही, जब कला अपने स्वर्ण काल को प्राप्त हुई, तो धीरे धीरे आप देखोगे यहाँ पर राजस्थानी शैली की चित्रकला के अंतर्गत भी यहाँ पर बात करेंगे। 5वां पॉइंट है, देखिए बूंदी शैली क्या है, कोटा शैली क्या है, जोधपुर शैली क्या है, किशनगढ़ शैली क्या है। देखिए राजस्थानी शैली के चित्रों की हम बात करें, कभी क्वेश्चन बनता है तो राजस्थानी शैली को दूसरे किस शैली के नाम से जाना जाता है। राजस्थानी शैली का जो प्रमुख चित्र बनाने का मेन उद्देश्य किसको समर्पण है, राजस्थानी शैली के अंतर्गत कौन से चित्र सारथी रूप में बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनकी विशेषताओं के बारे में भी बात करेंगे, इसके रंग संयोजन के बारे में, और इसमें श्रृंगार की भी बात आ जाएगी, इसमें चित्र की लयात्मकता की बात आ जाए, मोटाई की भी बात आ जाए, इसमें तमाम चीज़ें का वर्णन इस राजस्थानी शैली के अंतर्गत किस प्रकार से इस शैली का विकास किस प्रकार से अगले अगले क्षेत्रों में ये बढ़ती गई, किस राजा के संरक्षण में कौन सी शैली फली फूली, जोधपुर शैली या किशनगढ़ शैली या अजमेर शैली, तमाम जो चीज़ें हैं, जो ये शैलियों का जो निर्माण हुआ है राजस्थानी शैली के अंतर्गत। राजस्थानी शैली के अंतर्गत क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सर्वाधिक राजस्थानी शैली के अंतर्गत सर्वाधिक रूप में कौन कौन से चित्रों का निर्माण किया है, राधा कृष्ण का चित्रों का सर्वाधिक रूप में इसमें क्या है चित्रांकन हुआ है। इसके कृष्ण के बाल अवस्था से लेके उनके जो युवा अवस्था तक, जैसे गोपियों के संग, गायों के संग, ग्वालों के संग, तमाम चीज़ों का यहाँ पर क्या किया गया, दरबारी चित्रांकन हुआ है। ये चीज़ों का यहाँ पर समावेशी रूपांतरण और यहाँ पर इन चित्रों को उकेरा गया है। ये जो राजस्थानी शैली की मुख्य विशेषता। देखिए राजस्थानी शैली के ही माध्यम से, देखिए जब मुगल काल की यदि हम बात करें तो मुगल काल के जो मुगल काल एक पर्टिकुलर जो हम कहते हैं ना मुगल कला, ठीक है, मुगल चित्रकला कहते हैं, तो इस मुगल शब्द का उच्चारण कैसे हुआ इसके बारे में भी हम आपको वीडियो में प्रत्यक्ष तौर पर देखिए। मुगल काल से कौन सी चित्रकला के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए मुगल कला पहले क्या है, देखिए ईरानी शैली और राजस्थानी शैली से मिलकर मुगल काल का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, और इसके अंतर्गत चित्रकला किस प्रकार से अपने परिकाष्ठा को प्राप्त हुई, फर्श से अर्श तक जाने का यहाँ पर मुगल काल ने यहाँ पर अपना अग्रणी योगदान दिया। अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर के समय में किन कला किस प्रकार से फली फूली, किस प्रकार से इसमें चित्रकारों का संरक्षण किया जा रहा था, किस प्रकार जो चित्रकार थे इसमें किन चीज़ों पर विशेष तौर पे ध्यान दिया, स्थापत्य कला पे दिया जा रहा था, या भित्ति चित्र पे दिया जाता है, मूर्ति कला पे दिया जा रहा था, ठीक है, या ललित कला पे दिया जा रहा था। ये जो तमाम कलाएं हैं ये मुगल काल में सर्वाधिक रूप में फली फूली और जागीर। कभी क्वेश्चन बनेगा तो जागीर किस प्रकार का चित्रकार था, कौन से समय चित्रकला अपने स्वर्ण काल को प्राप्त हुई, किसके शासन काल के अंदर जो चित्रकला फली फूली और अपने स्वर्ण काल को प्राप्त हुई थी, वो जहांगीर के काल में स्वर्ण काल को प्राप्त हुई थी, अकबर के समय में भी। और यदि हम शाहजहाँ की यदि हम बात करें, शाहजहाँ के समय में जो सारथी रूप में यदि हम चित्रकला की बात करें तो इस समय शाहजहाँ के समय में
स्थापत्य कला को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। स्थापत्य कला इस समय बहुत ज़्यादा अपने पैर पसार रही थी। जिस प्रकार से आगरा का ताजमहल बना, ये तमाम जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी, ये शाहजहाँ के समय में बनी। जहांगीर के समय में, जहांगीर एक पशु पक्षी या कहें प्राकृतिक प्रेमी था। इसमें दरबारी चित्रांकन होता था। इसके दरबार में बहुत ढेर सारे ऐसे चित्रकार थे जो हर क्षेत्र में अपने विशेष योग्यता रखते थे। देखिए अकबर की यदि हम बात करें, कहते हैं कि अकबर के दरबार में 100 हिंदू जो चित्रकार थे, उनमें से 13 मुस्लिम चित्रकार थे। इस समय अकबर के समय में भी जो हिंदू चित्रकारों को एक बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी या कहें उपाधि दी जाती थी। आप देखिए औरंगजेब की यदि हम बात करें तो औरंगजेब का जो शासनकाल रहा, अगर कभी क्वेश्चन बनेगा तो ये प्रकार से बनेगा, तो मुगल काल का अंत किस शासक के समय में हुआ, कब मुगल काल का पतन हुआ। देखिए मुगल काल की यदि हम बात करें, मुगल काल की शुरुआत मुगलों से ही प्रारंभ हुआ, मुगलों के साथ इसका ही पतन हो गया था। देखिए अगर हम अकबर की ने बाबर की बात करें, बाबर से लेकर हुमायूं तक का जो सफर रहा ये मुगल काल का रहा। तो मुगल काल इसी समय अपने पूर्ण रूप में परिकाष्ठा को भी प्राप्त हुई और वो विनाश की तरफ भी वो अग्रसर रही और वहीं पर इसका समापन भी हुआ। देखिए औरंगजेब के समय में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन क्या हो गया था, भारत में यहाँ पर हो गया था। देखिए अगर हम औरंगजेब की बात करें तो ये एक ऐसा कट्टर इस्लामिक शासक था या कहें ये था जिसने इस्लाम धर्म को महत्वता दी और अपने इस्लामी कट्टरता के कारण ही इसका पतन यहाँ पर हुआ। देखिए अगर हम अकबर की बात करें, जहांगीर की बात करें, शाहजहाँ की बात करें, हुमायूं की बात करें, जो तमाम जो शासक रहे, इन्होंने हिंदू चित्रकारों को और समाज के प्रत्येक सदस्य को एक परिवार के तौर पर देखा, जिसमें उन जो ये मुगल शासक रहे, इन्होंने सर्वप्रथम पहले क्या हुआ, जनता का दिल जीता। जनता का दिल जीतने के पश्चात तब जाके इन्होंने हुकूमत करी। अगर जनता का यदि दिल नहीं जीत पाएगा यदि कोई, तो शासक नहीं कर सकता। देखिए औरंगजेब कट्टर था, इसने खून बहाया, मंदिरों को ध्वस्त किया, जो बहुत चीज़ें इसने की जो इस्लाम के विरुद्ध थे, उस चीज़ को इसने टारगेट रखा। ठीक है, अब बात करते हैं 7वें नंबर का जो पॉइंट है, पहाड़ी चित्रकला शैली। अब पहाड़ी चित्रकला शैली के अंतर्गत आप देखोगे तो यहाँ पर कांगड़ा शैली को आप बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसको पढ़िएगा। और यहाँ पर बसौली शैली की उप शैली किसे कहते हैं, कांगड़ा शैली का प्रधान केंद्र किसे कहते हैं, ये तमाम चीज़ इसके अंतर्गत पूछी जाएंगी। अब जो महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर, ये बंगाल शैली के जो कलाकार हैं उनके बारे में यहाँ पर आ जाएगा, या कहें आधुनिक चित्रकार जो प्रमुख चित्रकार थे उनके बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। अब बंगाल की यदि बात करें जो 8वें नंबर का है, बंगाल से रिलेटेड जो चित्रकार रहे हैं, ये बंगाल शैली को जिन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया, या कहें बंगाल शैली को एक पहचान दिलाने के लिए जिन लोगों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनमें अवनींद्रनाथ ठाकुर तो ये रहे हैं, आपके नंदलाल बसु रहे हैं, अतीश कुमार हल्दर रहे हैं, दीपक राय चौधरी रहे, चितेंद्र नाथ मंजुमदार। ये जो तमाम जो चित्रकार हैं, जो आधुनिक चित्रकार थे, इन्होंने बंगाल शैली और उनके जो कला को एक बहुत नया आयाम दिया, जिसे हम कहते हैं ना गंगा यमुना तहजीब की जो बात करते थे, ये बंगाल शैली के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। गंगा यमुना जो तहजीब है वो इस तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप बात करें 9वें नंबर का जो पॉइंट है, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आधुनिक चित्रकारों के बारे में पूछा जाएगा आप लोगों से, तो आप लोग पर्टिकुलर तौर पर इन आधुनिक चित्रकारों को अवश्य देखिएगा, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनेंगे। देखिए राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ, इन्होंने क्या चीज़ें करी थी, तमाम चीज़ें इनके द्वारा कौन कौन सी पेंटिंग बनाएंगे। उसी प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में आ जाएगा, गगनेंद्रनाथ ठाकुर ये कौन है, इनके चाचा हैं, भतीजे, ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। यामिनी राय कौन थी, क्या इनके द्वारा की, अमृता शेरगिल कहाँ की रहने वाली थी, अमृता शेरगिल की मृत्यु कब हुई थी, अमृता शेरगिल द्वारा बनाई गई चित्रों के बारे में अगर कभी आ जाते, 3 लड़कियाँ किसकी हैं, जो चित्र बनाया गया, ये तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे चांदनी रात पर नाव का सफर किसके द्वारा बनाया गया है, ठीक है, भारत माता का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है, जब जिसमें पंडाल जिसमें कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो आज़ादी के बिगुल फूंक रहा था, तो उसमें आज़ादी की योगदान में जो हमारे आधुनिक चित्रकार थे उन्होंने किस प्रकार से अपनी अग्रणी भूमिका निभाई, उनके बारे में आ जाए तो कभी क्वेश्चन बनेगा कि बंगाल में जिसमें स्वतंत्रता संग्राम का जिसमें बिगुल फूंक रहा था, तो उसमें
कौन से चित्रकार ने बड़े बड़े पोस्टर या कहें बैनर बनाए थे, ये क्वेश्चन बनता है। दे एन एस बेंद्रे, के हैवर्स, के एस कुलकर्णी, एम एफ हुसैन बहुत महत्वपूर्ण है। एम एफ हुसैन से क्वेश्चन बनेंगे आपके। देखिए जो जो बहुत महत्वपूर्ण, इनको तो आप रट लीजिएगा, या अमृता शेरगिल से पूछे जाएंगे, रविंद्रनाथ ठाकुर और राजा रवि वर्मा, ठीक है। ये जो हैं, जो ये चित्रकार हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए इनमें जो अरविंदनाथ नंदलाल बसु, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो मूर्ति चित्रकार कौन थे, डीपी राय चौधरी, किसको मूर्ति बनाने का ज़्यादा शौक था, किसने वाटर कलर का प्रयोग किया था, किसने ऑयल पेंटिंग का प्रयोग किया था, ये तमाम क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। देखिए अब 10वें नंबर का जो पॉइंट है वो कह रहा है कि कला के तत्व। अब ये यहाँ पर जो नंबर खींचने वाली जो बात है दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण ये बिंदु है। अब देखा कला के तत्वों के बारे में, कला किस प्रकार की होती है, कला के कितने तत्व, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, लहरदार रेखाएं किस प्रकार से, क्षैतिज रेखाएं क्या होती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं और कोणीय रेखाएं क्या होती हैं, इन तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा। आकार की बात करते हैं तो आकार कितने प्रकार से होते हैं, आकारों को किस प्रकार से ढालें, आकार की परिभाषा, जिसे हम रंग कहते हैं कितने प्रकार के होते हैं, रंगों को किस प्रकार से मिलाया जाता है, तान किसे कहते हैं, पोत किसे कहते हैं, अंतराल किसे कहते हैं, ये तमाम चीज़ें आज जब तक आप इसे, ये जो ये पॉइंट है आपके टेक्निकल आर्ट के अंतर्गत है, प्रगति है, प्रवैधिक कला के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। इसको आप पर्टिकुलर एक आती है आपके, एक बुक मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, वो उस बुक को यदि आपको मिल जाएगी, वो आपकी छपी थी आपकी, यदि मुझे समटाइम अगर उसका सन याद है तो 1989 में वो बुक छपी थी। तो उस बुक के अंदर का विस्तार पूर्वक दिया गया है ये जो आपके जो कला के तत्व, वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से उसको समझाया गया है। तो मैं कला के जो तत्व, जो रेखा, आकार, वर्ण, तान, पोत, धरातल, ये तमाम चीज़ें हैं, इसकी मैं प्रत्यक्ष तौर पर वीडियो लाऊंगा जहाँ पर आपको समझने में आसानी होगी। जितने भी अभ्यर्थी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको हैंडमेड नोट्स अवेलेबल कराता हूँ। मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा। देखिए 705555 कर लीजिएगा, 10737 पे मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर हैंडमेड नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। जितने भी मेरे से जो चीज़ें बन पाएंगी मैं आपकी परीक्षा तैयारी में मैं मदद करूंगा। और हाँ, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए अब 11वें पॉइंट की यदि हम बात करें, 11वें पॉइंट के अंतर्गत चित्र समायोजन के सिद्धांतों की बात करूँगा। सहयोग किसे कहते हैं, सामंजस्य, संतुलन क्या होता है, किस प्रकार से चित्र में संतुलन होता है, सहयोग होता है, प्रभावी लय अनुपात होता है, परिप्रेक्ष्य और चित्रकला और उसका महत्व, ये आपका क्या है, ये महत्वपूर्ण, ये आपका पूर्ण रूप से सिलेबस है। देखिए सिलेबस को इस प्रकार से मैंने विभाजित किया है जिसमें आपको समझने में आसानी होगी। जब तक आप परिप्रेक्ष्य से भी क्वेश्चन बनेंगे, आपके लोक चित्रकला या लोक कला पर भी आधारित क्वेश्चन आपके बनेंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यदि आपको थोड़ा सी भी हेल्पफुल रही होगी आपके दृष्टिकोण से, या कहीं आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए अगर ये वीडियो महत्वपूर्ण रही होगी आपके लिए, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।